हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली होगी, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी में भी हम बात करेंगे शब्द की। ठीक है दोस्तों, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है शब्द संरचना का, दूसरा टॉपिक है शब्द निर्माण का, शब्द भंडार वाला, जिसमें हम पर्यायवाची वगैरह सारे ही शब्दों को देखते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक हैं जो कि आपने पढ़ने हैं और यहाँ पर से एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैंने अभी तक कुल 21-22 क्लास हैं उत्तराखंड के लिए हिंदी की करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देखना, जिनमें मैंने भाषा वाला चैप्टर, देवनागरी लिपि और पत्र लेखन, जनसंचार, संधि और उपसर्ग प्रत्यय, ये सारे टॉपिक करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देखना, बिल्कुल बेसिक से करा रखें। अगर आपकी हिंदी बिल्कुल बहुत कमज़ोर है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर उनको देखना, आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा 45 दिनों का अंतिम महासंग्राम भी चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आपकी जो जीएस है वो मजबूत होगी। और रीजनिंग की क्लास भी आपने देखनी है। रीजनिंग भी बहुत से बच्चों की कमज़ोर होती है, तो रीजनिंग को भी ज़रूर देखना यार, वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, या फिर आने वाले समय में जो बंदी रक्षक है या फिर कन्या सहायक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और एक चीज़ आपको याद दिला दूं कि बंदी रक्षक का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो आप उसको ज़रूर टाइम से फिल कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हम यहाँ से बात करेंगे शब्द संरचना और शब्द भंडार की, और यहाँ से एग्जाम में जो प्रश्न आ सकते हैं उनको हम देखेंगे। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। वर्णों के मेल को शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब ये वर्ण क्या होते हैं? ये वर्ण होते हैं स्वर तथा व्यंजन। हमने व्यंजन भी पढ़े हैं, स्वर भी पढ़े हैं, वर्णमाला भी पढ़ी है, पूरी 52 के 52 वर्ण पढ़े हैं। तो इनके मेल को ही हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने देता हूं, कमला। कमला जो है एक शब्द है। अब ये किन किन वर्णों से मिला है, एक प्रश्न इस टाइप से आपका बन जाता है कि इनमें प्रयुक्त वर्णों की संख्या कितनी है। आप इसको किस प्रकार से तोड़ोगे तो क जो शब्द है वो किस प्रकार से बना है? ये क बना है व्यंजन से और इसमें मिला है अ। इसी प्रकार मौ जो बना है, मौ व्यंजन और इसमें अ। इसी प्रकार अगर हम ला की बात करेंगे तो लौ में मिलेगा आ की मात्रा। तो इसमें देखो कितने बने, क, अ, म, अ, ल, आ। तो कमला हो गया 3, 6। तो इसमें टोटल जो कुल वर्ण है वो 6 वर्णों का इसमें प्रयोग किया गया है। इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जो कि आपको देखना है, ध्यान में रखना है। क्षत्रिय। क्षत्रिय है जो कि आपको इसमें ध्वनि विश्लेषण करना है क्षत्रिय का। तो किस प्रकार से आप इसका ध्वनि विश्लेषण करेंगे? इसमें मैं एक एक शब्दों में अगर जाऊं तो पहले छ है। छ किस किस चीज़ से बन के मिलता है? तो ये मिल के बनता है क धन सौ से। ये हमने संयुक्त व्यंजन में पढ़ा था। संयुक्त व्यंजन जब हमने पढ़े थे तो छ भी पढ़ा था, उसको हमने किस प्रकार से लिखा था? क और सौ। इस सौ को भी हम अब 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कैसे? सौ धन अ। क्योंकि जब तक इसमें स्वर नहीं आएगा पीछे से, तब तक हम इसको क्या करेंगे? तोड़ते जाएंगे, तब तक इसमें हम वर्णों की संख्या निकालते जाएंगे। अब हम बात करेंगे त्रि की। तो त्रि में क्या है? त्र धन ई मिल के बना है। ये त्र और ई मिल के बना है, लेकिन जो त्र है वो किस किस शब्दों से मिलके बनता है? वो बनता है तो धन र से। अब ये र देखो, इसमें भी स्वर और व्यंजन दोनों हैं। तो ये र किस से मिलके बनेगा? तो ये बनेगा र धन अ से। इसी प्रकार य की बात अगर हम करें तो य किस से मिलके बनेगा? य धन अ से। तो इस प्रकार अगर हम देखें क्षत्रिय में क्या क्या मिलके बनेगा
तो सबसे पहले बना क के बाद इसमें मिला सौ के बाद मिला अ के बाद मिला तो के बाद मिला र के बाद मिला अ के बाद मिला य और य के बाद मिला अ। तो इतने शब्द हैं इसमें जो कि दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्णों से ये मिलके बना है एक शब्द जिसको हम बोलते हैं छतरी। इस प्रकार से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि इनका ध्वनि विश्लेषण करो, और तो आप इसको कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग इनको करोगे। देखो अब हम बात करते हैं इनमें आगे की, जो कि शब्दों के भेद हैं। देखो शब्दों के अगर हम भेद की बात कर रहे हैं तो ध्वनि संबंधी भेद एक आपसे पूछ लिया जाता है, ध्वनि संबंधी भेद। देखो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है इसको मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे स्किप कर लेते हैं, और ये आपके एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। इससे पहले मैंने 5वीं वीडियो है जो कि मेरे ख्याल से 5वीं ही है, जो कि मैंने 45 दिनों में 45 क्वेश्चन पेपर हल कराने वाली वीडियो थी। उसमें एक पेपर में ये क्वेश्चन कराया था कि ध्वन्यार्थक शब्द क्या होते हैं। उसमें हिंदी का एक प्रश्न पूछ लिया गया था। तो ये वहीं से संबंधित अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो कि हमारे शब्द के भेद से संबंधित है। तो ध्वनि संबंधी भेद जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ये जो भेद होते हैं ध्वनि संबंधी भेद वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ध्वन्यात्मक शब्द और दूसरा है वर्णात्मक शब्द। अब आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है ध्वन्यात्मक शब्द से। तो यहाँ से किस प्रकार के ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। देखो जैसे कोई भी वस्तु है और वो आवाज़ करती है, तो जैसे मैंने इसमें आवाज़ निकाली तो कैसी आवाज़ निकली, टक टक की आवाज़ निकली। तो ये वस्तु के आपस में टकराने से जो आवाज़ निकली वो निकली टक टक। तो ये टक टक क्या है, एक ध्वन्यार्थक शब्द है। इसी प्रकार पायल की छम छम, यही क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। छम छम क्या है, एक ध्वन्यार्थक शब्द है, यही क्वेश्चन वहाँ पर था। तो छम छम एक ध्वनि निकल रही है। इसी प्रकार हम अगर बात करेंगे जैसे कुत्ता भौंकता है तो भौ भौ की आवाज़ निकालता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। इसी प्रकार अगर हम सिक्के की बात करें तो सिक्के अगर हम फेंकेंगे तो खन खन की आवाज़ करते हैं। अगर हम दांतों की बात करेंगे तो कट कट आवाज़ करते हैं। तो ये जो ध्वनियाँ निकल रही हैं कट कट, खट खट या फिर खन खन, छम छम, कोयल की आवाज़ कू कू, कौवे की आवाज़ काव काव, तो ये जो आवाज़ें हैं जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है इन्हीं को हम कहते हैं ध्वन्यात्मक शब्द। उसके अलावा जितने भी शब्द बनते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जो वर्णों से मिलके बने रहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं वर्णात्मक शब्द। वर्णात्मक शब्द, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको समझाने की कोशिश की। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में। अपने मेन टॉपिक में हम चलते हैं, उसको हम देखेंगे अब। और वो क्या है, वो है जिसको जो आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ठीक है। थंबनेल में भी मैंने इस इमेज को लगा रखा है, आप उसको देख रहे होंगे कि जो ये चार्ट है, इस चार्ट को हम समझेंगे। और ये चार्ट क्या है, इनके वर्गीकरण से संबंधित है। शब्दों का वर्गीकरण। देखो भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो शब्दों का वर्गीकरण है वो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिया गया है। अब मैंने बहुत से स्टूडेंट की जो कि तैयारी करते हैं उनकी नोट्स कॉपी देखी, तो उसमें उन्होंने 4 टाइप के शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। हो सकता है उन्होंने किसी दूसरे बुक से किया हो या फिर किसी दूसरे टीचर ने उन्हें पढ़ाया हो, तो वो भी ठीक है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो पूछा गया है, जो यूकेपीएससी ने सजेस्ट कर रखी है, वो कर रखी है हरदेव बाहरी की बुक।
अब हरदेव बहारी की बुक से ही मैंने ये टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, हिंदी आपको पढ़ाता हूँ, तो हरदेव बहारी को मैं फॉलो करता हूँ, तो आपको वहीं से सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है और यूकेपीएससी उसको, अगर आप उसमें ऑब्जेक्शन डालते हैं तो हरदेव बहारी की बुक को सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि लूसेंट की बुक को। तो इसलिए हरदेव बहारी की बुक में जिन भी स्टूडेंट ने अगर इसको 4 कर रखा है तो उसको 5 कर लें, क्योंकि ये हरदेव बहारी की बुक का रेफरेंस में लेके आपको कह रहा हूँ। तो 5 हैं जो कि शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पर 5 प्रकार से किया गया है। अब इनको हम एक एक करके देखेंगे और इस चार्ट को समझेंगे। तो देखो भाई, पहला वर्गीकरण अगर हम देखें, पहला वर्गीकरण, तो पहला वर्गीकरण है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो ये किया गया है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, जिनको हम देसी शब्द भी बोलते हैं, और विदेशी, या फिर इन्हीं को हम आगत भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आगत। और फिर है संकर शब्द। अब देखो दोस्तों, मैं आज आपको सिर्फ इसका चार्ट कराऊंगा, ये शब्द क्या होते हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है और किस प्रकार से इन शब्दों को हम देखेंगे। तत्सम तद्भव में बहुत सारे शब्द हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, विदेशी होगा या फिर संकर शब्द होगा। तो ये अलग वीडियो आएगी आपकी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इस वर्गीकरण को समझ रहे हैं, क्योंकि वर्गीकरण से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि स्रोत उत्पत्ति के आधार पर निम्न में से कौन सा एक भेद शब्द का नहीं है, तो आपको इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा और एक ऑप्शन किसी दूसरे का दे देगा, तो आपको वहीं पर ये काम आएगा। तो इस चार्ट को आप बनाने की कोशिश करें, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा वर्गीकरण अब हम देखते हैं जो कि है प्रयोग के आधार पर। दूसरा है प्रयोग के आधार पर। देखो, ये जो दूसरा वर्गीकरण है जिसको हम प्रयोग के आधार पर कह रहे हैं, यही वर्गीकरण है जो कि अन्य बुक में नहीं दिया गया है, और ये वर्गीकरण आपको हरदेव बहारी जी की बुक में ही देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखना। तो ये वर्गीकरण है पहला सामान्य शब्द, पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है तकनीकी शब्द, और तीसरा है अर्ध तकनीकी शब्द। तीसरा कौन सा है? अर्ध तकनीकी शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इतनी बातें हैं जो कि यहाँ पर से समझ में आ रही होंगी। और अब आप लोग एक चीज़ ये बताना कि आप लोगों को जो, तब तक मैं यहाँ पर इसमें मार्कर में इंक भी डाल देता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर से जो हिंदी है समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर आपको कौन सा टॉपिक है जो कि हिंदी में कठिन लगता है जिसको मैं आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले करा सकूं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस बात का कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हिंदी है जो कि आपको एक अच्छा स्कोर दे सकती है एग्ज़ाम में। हाँ। देखो, अब हम बात करेंगे तीसरा वर्गीकरण जो कि है रचना के आधार पर, या फिर बनावट के आधार पर, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर। जो तीसरा वर्गीकरण है उसको हम कहते हैं रचना, बनावट, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, इस आधार पर शब्दों को कितने भागों में विभाजित किया गया है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 2 भाग हैं इसके,
रचना, व्युत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। एक तो है मूल शब्द, इस मूल शब्द को आप लोग रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? रूढ़ शब्द के नाम से जानते हैं। दूसरा है व्युत्पन्न शब्द, व्युत्पन्न शब्द। अब ये व्युत्पन्न शब्द में इसको फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है यौगिक और दूसरा है योग रूढ़। दूसरा क्या है? योग रूढ़। अब हम चलते हैं चौथे वर्गीकरण में चलते हैं, जो कि है अर्थ के आधार पर। चौथा क्या कहता है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद क्या क्या होते हैं? पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची, चौथा है एकार्थी अनेक, विलोम शब्द, और फिर है समानार्थी भिन्नात्मक शब्द। तो ये कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं समरूपी भिन्नार्थक शब्द। इसको आप समरूपी भिन्नार्थक शब्द लिख लेना। समरूपी भिन्नार्थक शब्द। तो भाई ये कितने हो गए? 4 प्रकार से हो गए, जो कि हमने शब्दों के भेद पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे 5वां, और आप लोग इसको लिख लें क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ी है और मैं 5वें को अलग से डिस्कस कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग एक ही चार्ट में बना सकते हैं, बट मैं आपको अलग अलग से इसको बताने की कोशिश करूँगा। देखो, इनके बारे में हम अलग से अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी बन जाएगी और हर एक को डिस्कस करना एक बहुत बड़ा टास्क है। अब हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में, जैसे कि इनको डिस्कस कर लेंगे, कभी हम इनको सब डिस्कस कर लेंगे, योग रूढ़ शब्द, कभी हम इनको डिस्कस कर लेंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशी शब्दों को। तो आने वाली वीडियो का आप वेट कीजिएगा, मैं उसमें सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। तो 5वां वर्गीकरण है उसको हम देख लेते हैं, और वहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जो 5वां वर्गीकरण है, तो 5वां वर्गीकरण है वो कौन सा है? उसको हम कहते हैं व्याकरणिक प्रकार के आधार पर या फिर रूपांतरण के आधार पर व्याकरण या फिर रूप के आधार पर भी हम इसको कह सकते हैं, व्याकरण या फिर रूप के आधार पर भी। तो इसमें 2 प्रकार के शब्दों के हैं, इसमें 2 प्रकार के हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। क्या है? विकारी और अविकारी। विकारी को भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे हम देख लेते हैं विकारी में आगे आपके संज्ञा, सर्वनाम, फिर आ गया आपका क्रिया और फिर विशेषण। ये शब्द हैं जो कि आपको विकारी में देखने को मिलेंगे। और लिंग हो गया। अगर हम अविकारी की बात करेंगे तो अविकारी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध,
बोधक और तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और अगला है विस्मयादि बोधक। तो इस प्रकार है शब्दों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है दोस्तों ये जो शब्दों का वर्गीकरण मैंने कर रखा है इनको हम एक एक वीडियो में लाएंगे, हर एक वीडियो में बताएंगे। कभी हम संज्ञा सर्वनाम की ले आएंगे, कभी अविकारी शब्दों की ले आएंगे, तो उन वीडियोज़ में हम इनको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप इसको चार्ट को समझने की कोशिश करना। आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि अर्थ के आधार पर कौन से भेद होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या फिर पर्यायवाची। तो आप आंसर दोगे पर्यायवाची, जो कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि रचना, व्युत्पत्ति या फिर बनावट के आधार पर निम्न में से शब्द का भेद कौन सा नहीं है। आपको ऑप्शन में 3 दे दिए जाएंगे, यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, और 1 दे दिया जाएगा एकार्थी शब्द। तो आप एकार्थी शब्द को टिक करके आएंगे, जो कि रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर नहीं होगा। इस प्रकार से आप जो हैं इन को समझने की कोशिश करें और आपके एग्जाम में बन जाता है प्रश्न। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है इस चार्ट से। तो आप इस चार्ट को हल्के में मत लेना, रट लेना जहाँ पर भी हो और लिख लेना। और ये जो चार्ट है ये हृदय बहारी की बुक से मैंने बता रखा आपको। अगर आप किसी अन्य बुक के चार्ट को फॉलो कर रहे हैं तो ये आपका डिसीजन है, बट मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हृदय बहारी बुक का रेफरेंस है जो सबसे प्रायोरिटी में दी जाएगी, क्योंकि यूकेपीएससी ने जब बुक लिस्ट अपनी बताई थी तो उसमें हृदय बहारी का जिक्र जरूर किया था हिंदी के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप लोग इनको ध्यान में रखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन शब्दों को लेकर। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू।